अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। फिर हम आगे चलते हैं, फिर पेपर का इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। माय नेम इज शुएब याकूब। आई एम CFA charter holder. I'm also a fellow member of PCCA. I have 14 years of experience. मैंने ACCA, CA, CFA मैं सारा मतलब ACCA, CA, CFA मैं तीनों एरियाज को पढ़ा रहा हूँ। और जो प्राइम इसके अंदर एक्सपर्टीज है दैट इज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो ACCA के सब्जेक्ट्स हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लस एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। जो CA के सब्जेक्ट हैं वो CMAC, MFA और BFD हैं। और जो CFA है, CFA में तो 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, ये सारे आ जाते हैं। आई ऑल्सो हैव अ ग्लोबल एक्सपोजर ऑफ ट्रेनिंग कैंडिडेट्स। मैंने डिफरेंट कंट्रीज में जाके ट्रेनिंग दी हुई है। आई एम ऑल्सो टीचिंग स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। CA के प्लेटफॉर्म से तो ऑब्वियसली पाकिस्तान और मिडल ईस्ट में ज़्यादातर बच्चे हैं, लेकिन दूसरी जो सर्टिफिकेशन हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग लाइक मोर देन 80 कंट्री स्टूडेंट्स। और करंटली भी आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, और इसके अलावा कुछ बच्चे US, UK यहाँ से भी हैं। Currently, I'm working as a unit head in one of the largest Islamic Bank of Pakistan, and now plus one of the largest bank of Pakistan. और I'm working in a treasury department. और treasury department में I have experience of dealing foreign currency, जो कि आपको पता है कि currently बुरे हालात चल रहे हैं। Plus I've also exposure of dealing equity and derivatives. तो मैं इक्विटी और जो एफएक्स है उसका डेस्क को हेड कर रहा हूँ यस मिजान में। तो दैट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्यूटर। आगे चलते हैं। ये हमारे पेपर का इंट्रोडक्शन है। अगर आप देखें इसके अंदर तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ, ये 2022 है। ठीक है। अच्छा जी, हमारा जो पेपर है उसको 3 ग्रेड्स के अंदर डिवाइड किया गया है। बिजनेस अप्रेजल्स एंड सिक्योरिटीज है, कैपिटल एंड एक्सपोर्ट्स है, मैं क्या होता है मैं बताता हूँ, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है। 3 एरियाज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट एरिया है उसमें से 40 to 60 मार्क्स टेस्ट होते हैं। 40 to 60 मार्क्स फर्स्ट एरिया में से टेस्ट होते हैं। जो सेकेंड एरिया है उसमें से 25 से 30 नंबर टेस्ट होने हैं। और जो थर्ड एरिया उसमें से 20 से 25 नंबर टेस्ट होते हैं। तो अगर हम देखें 2 अटेम्प्ट इसके ऊपर आ चुकी हैं, समर 22 और विंटर 2022। तो 3 क्वेश्चन आए थे फर्स्ट वाले एरिया से, 3 क्वेश्चन इस दफा भी आए हैं। एक क्वेश्चन आया था सेकंड वाले एरिया से और एक क्वेश्चन आया था आपका थर्ड वाले एरिया से। अगर हम देखा जाए तो 5 क्वेश्चन आपके समर 2022 में आए थे और 5 क्वेश्चन आपके विंटर 2022 के अंदर उसमें टेस्ट किए थे। और इन 5 क्वेश्चन में अगर मैं ब्रेकअप बताऊं तो एक क्वेश्चन उसने दिया हुआ था टिपिकल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन उसने दिया हुआ था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, ठीक है। एक क्वेश्चन उसने दिया हुआ था बिजनेस वैल्यूएशन का। एक क्वेश्चन उसने यहां से दिया हुआ, 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन उसने दिया हुआ था रिस्क मैनेजमेंट का।
फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन उसने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से और भी दिया हुआ, एक क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का और भी था। तो अगर हम इन एरियाज को छोड़े तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, और बैक को भी अगर मैं इसी का पार्ट बनाऊं तो 3 क्वेश्चन इस एरिया में से आएगा। फिर एक क्वेश्चन बिजनेस वैल्यूएशन का था और एक क्वेश्चन रिस्क मैनेजमेंट में से था। अगर हम पुराने वाले डीएफडी की बात करें, जब ये मैक का एरिया भी इसके साथ अटैच था, तो आप समझ लें कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में से 50 से 60 नंबर आ रहे हैं, बिजनेस वैल्यूएशन में से कोई 20 नंबर आ रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट में से कोई 20 नंबर आ रहे हैं। इसका ये 100 नंबर के 5 क्वेश्चन वो पूरे कर रहा है। ठीक है, जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आया है वो 25 नंबर का आया है, ये देखें, और जो छोटे से छोटा क्वेश्चन आया है वो 15 नंबर का है। तो एक क्वेश्चन 25 नंबर का हो सकता है, एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का हो सकता है, बाकी क्वेश्चन कोई 22 नंबर का, कोई 23 नंबर का, कोई 18 नंबर का, कोई 17 नंबर का, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो 5 क्वेश्चन आपने पेपर में एक्सपेक्ट करनी है। और अगर मैं डिटेल में बताऊं तो आपका एक क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला जो पूरा हेड है, ग्रिड है, उसमें से आप समझ लें 2 क्वेश्चन है, वैट या पोर्टफोलियो से एक क्वेश्चन दे सकता है, बिजनेस वैल्यूएशन से एक क्वेश्चन दे सकता है, और रिस्क मैनेजमेंट में से एक क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, और अगर पेपर में सोर्स ऑफ फाइनेंस आया तो सोर्स ऑफ फाइनेंस इसके साथ मिक्स करके देगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ सोर्स ऑफ फाइनेंस मिक्स करके देगा। समर 2022 में सोर्स ऑफ फाइनेंस का पार्ट टेस्ट किया था, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ उसने मिक्स करके वो क्वेश्चन दिया। तो 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन उसने दिए, और 5 क्वेश्चन के मिला के उसने 100 मार्क्स आपको पेपर के अंदर वो टेस्ट करेगा, ये एग्जाम के अंदर आएगा। 2 पेपर हैं हमारे पास, मैं पेपर भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये अगर आप देखें जो फर्स्ट ग्रेड है, जिसमें से उसने कहा कितने नंबर टेस्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन टेस्ट करने हैं, 40 to 60। उसमें कौन कौन सा एरिया? प्रिपेयर फाइनेंशियल अप्रेजल और बिजनेस वैल्यूएशन, प्रिपेयर फाइनेंशियल अप्रेजल ऑन एक्विजिशन, मर्जर, डीमर्जर, स्पिन ऑफ, स्पिन आउट। ये क्या चीज है? ये चीज बिजनेस वैल्यूएशन, ये बिजनेस वैल्यूएशन, इसको बिजनेस वैल्यूएशन कहते हैं। फिर प्रिपेयर फाइनेंशियल अप्रेजल ऑन न्यू प्रोजेक्ट एंड स्ट्रेटजीज, एनालाइज शेयर होल्डर वैल्यू कंसिडरिंग डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिटरमिन डेट वैल्यू। ये आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये आपके शेयर होल्डर वैल्यू कह लें और डेट वैल्यू कह लें, ये इक्विटी वैल्यू कह लें, इक्विटी एंड डेट वैल्यू, ये एरिया। नीचे जो बी सेक्शन है, जिसमें से 25 नंबर वो टेस्ट कर सकता है, वो ये कैपिटल रैशनिंग है, और ये नीचे वाला कैपिटल है, ऊपर ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये कैपिटल रैशनिंग है, ये समर में आई थी, समर 2022 के अंदर। और ये पोर्टफोलियो का एरिया, पोर्टफोलियो का एरिया नीचे उसने दिया। और फिर लास्ट जो एरिया है, ये जहां से 20 नंबर आने हैं, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट है। इसके अंदर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, इसके अंदर करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, दोनों आते हैं। ये जो आखिरी एरिया, तो 20 नंबर यहां से आने हैं, कोई 20 से 25 नंबर यहां से आएंगे, और यहां पर अप्रोक्सीमेटली को 60 नंबर आ रहे हैं। ये 60 नंबर थोड़े कम हो सकते हैं, और ये 20 से 25 जा सकता है, ये 55 से 60 जा सकता है। नॉर्मली यहां से 20 ही आते हैं, यहां से 20-25 का आ सकता है, यहां से 50 से 60 नंबर आ सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट करें, एक क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट करें, एक क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट करें। तो 5 क्वेश्चन एग्जाम में उसने आपको दे, 5 क्वेश्चन। हमने किस तरह से पढ़ना स्टार्ट करना है? हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है, इंक्लूडिंग कैपिटल रैशनिंग, पूरा कंप्लीट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ये पहले पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये एक एरिया। फिर हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो, मैनेजमेंट। फिर हम जाएंगे
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बाद हम जाएंगे बिजनेस वैल्यूएशन, फिर हम जाएंगे रिस्क मैनेजमेंट, फिर हम जाएंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से। तो अगर मैं कहूं कि सर इन 4 एरिया को अगर मैं मिला दूं, इन 4 एरिया को, तो इसमें से इन चारों एरिया में से 3 क्वेश्चन आता है। किसी एरिया को मिस कर सकता है, किसी एरिया में से क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन बिजनेस वैल्यूएशन से गारंटीड क्वेश्चन आना, रिस्क मैनेजमेंट में से गारंटेड क्वेश्चन आना, जो इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट का मेन एरिया उसमें से गारंटेड क्वेश्चन आना, जो 3 क्वेश्चन तो कंफर्म है। चौथा क्वेश्चन या 5वां क्वेश्चन बैच पोर्टफोलियो सोर्स ऑफ फाइनेंस करके ऊपर नीचे करके दे सकते। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपके यहाँ। अच्छा, एक सेकेंड, क्वेश्चन का साइज देख लें पहले, क्वेश्चन पेपर में आने के समय देखिएगा, एक सेकेंड दीजिएगा। एक मिनट।
अच्छा जी, आपको पेपर नजर आ रहा है सामने? ये दिसंबर का पेपर है। नजर आ रहा है पेपर? चैट बॉक्स में लिख दें। अच्छा जरा देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का साइज देखिए। इट्स ऑलमोस्ट अ 2 पेजर केस स्टडी। 2 पेज की केस स्टडी है पूरी। ठीक है, और अगर आप देखें 2 पेज की केस स्टडी में सी, बी और सी पार्ट देखें, बी और सी पार्ट, डिस्कस एक्सप्लेन, डिस्कस एक्सप्लेन। तो 5 और 6, 11 नंबर की थ्योरी है, 11 नंबर की थ्योरी। आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहने को छोटा है, कंपैरेटिवली इट्स अ स्मॉल क्वेश्चन, और इसमें भी कोई 10-12 नंबर की थ्योरी है। आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी पूरा पेज का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। और अगर आप देखें पहले दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसमें भी कुछ थ्योरी है। चौथा क्वेश्चन कंपैरेटिवली छोटा है, फिर ये 5वां क्वेश्चन। तो आप समझ लें उसने 30 से 40 नंबर की थ्योरी दी है, 30 से 40 नंबर। फिर ये तो था विंटर का क्वेश्चन, ये समर का क्वेश्चन देखिए। ए पार्ट है, फिर नीचे तक जाके बी पार्ट है, 1.5 समय का क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, सबक क्वेश्चन। ऑलमोस्ट 2 पेजर का क्वेश्चन, 2 पेज का क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पूरे ऑलमोस्ट कोई 1.25 या 1.5 पेज का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, और फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो बताने का पर्पज क्या है? बताने का पर्पज ये है कि भाई क्वेश्चन छोटे नहीं आए, क्वेश्चन आपके बड़े आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके बड़े आएंगे, बड़े क्वेश्चन एग्जाम में टेस्ट करें। तो अगर आप किसी गलत फहमी में है कि छोटे छोटे क्वेश्चन में करके चला जाऊंगा, तो अब पेपर छोटे क्वेश्चन से पास नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छी बात ये है कि सिलेबस कम हो गया, हमारे पास एरियाज बहुत हो गए। हमने क्या पढ़ना है? हमने 4 से 5 एरियाज पढ़ने हैं। कौन कौन से एरियाज पढ़ने हैं? नहीं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, हमने कौन सा एरिया पढ़ना है? वैक, हमने कौन सा एरिया पढ़ना है? पोर्टफोलियो, हमने कौन सा एरिया पढ़ना है? बिजनेस वैल्यूएशन, हमने कौन सा एरिया पढ़ना है? रिस्क, हमने कौन सा एरिया पढ़ना है? सोर्स ऑफ फाइनेंस। लेकिन इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक्सटेंसिव होनी चाहिए, एक्सटेंसिव होनी चाहिए। अब बिग क्वेश्चन टेस्ट होने एग्जाम में, और वो भी किसके साथ? ओपन बुक का कोई फायदा नहीं होगा इस थ्योरी में, ये सिनेरियो से लिंक थ्योरी है, ये सिनेरियो से लिंक थ्योरी है। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? सबसे पहले अप्रोच होनी चाहिए अंडरस्टैंड एंड कॉन्सेप्ट। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना। आपने कहना सर हमें कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस होना, एक चीज की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के बगैर आपने आगे नहीं जाना। अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपिक। फिर दूसरी बात, प्रैक्टिस ऑफ ऑल लेटेस्ट अटेम्प्ट। लेटेस्ट अटेम्प्ट की प्रैक्टिस लाजमी करनी, लेटेस्ट अटेम्प्ट प्लस प्रैक्टिस ऑफ ऑल relevant other accounting body questions। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि हमारे पास पेपर में थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं आए। पहले थ्योरी पूछता ही नहीं था, बीएफडी में थ्योरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब 1 साल से 1.5 साल से 30 नंबर 40 नंबर की वो थ्योरी दे रहा है। तो ये अदर अकाउंटिंग बॉडीज के क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। देखो सिलेबस बहुत हो रहा है, इसको हम एएफआर से कंपेयर करेंगे तो उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसका सिलेबस बहुत चुना मुन्ना सा सिलेबस है थोड़ा सा। तो ये जो टाइम बच रहा है इस पे आपने कोशिश करनी है आप दूसरी अकाउंटिंग बॉडीज के क्वेश्चन करें, जितना कर सकते हैं वो कम है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ, वो आपने क्वेश्चन करें, ठीक है। और प्लीज रिक्वेस्ट है टेस्ट में अपेयर, आपको फायदा होगा। आपको अनसीन क्वेश्चन को डील करना है जितना आप टेस्ट में अपेयर हो, ठीक है। प्लस इसके अलावा सर और क्या अप्रोच होनी चाहिए? पैक की बुक बाय करनी और उसको पढ़ना है। देखें जो हमारी बुक है ना पैक, लिटरली वो बुक एक्सेलेंट वर्जन है, उसके अंदर मैंने सारी थ्योरी डाली। इस दफा भी जो पेपर में थ्योरी आई है ना, मैक्सिमम थ्योरी उस बुक में थे, मैक्सिमम थ्योरी। 30 से 40 नंबर की थ्योरी में अगर मैक्सिमम थ्योरी आपको बुक में ही मिल जाए तो और क्या आपको चाहिए। लेकिन वो उसी बच्चे को हेल्प करेगी बुक जिसने वो पढ़ा होगा, वो किताब पढ़ी होगी। अगर आपने किताब पूरा सेशन नहीं खोला तो नई सेशन पूरे सेशन नहीं ओपन की पेपर वाले दिन, आपको कैसे पता चलेगा कौन सी थ्योरी किस जगह पर। तो पैक की बुक लेनी है और उस बुक के अंदर उस बुक के फीचर्स क्या है? इंक्लूड्स ऑल थ्योरी। गुड थिंग है इसमें सारी थ्योरी शामिल। इट हैज बीन रिटन अकॉर्डिंग टू द लेक्चर्स। जिस तरह मेरे लेक्चर अप्रोच करेंगे किताब भी उसी तरह लिखी हुई। ये नहीं है कि किताब अलग है, किताब अलग ही चल रही है और हम अलग ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारे जो लेक्चर्स का पैटर्न है वो आपको बुक में नजर आता है, आपको लगेगा यार अच्छा ये जो बंदा पढ़ा रहा है ना उसी ने किताब लिखी हुई है, आपको यहाँ से आइडिया होगा। फिर इट आल्सो इंक्लूडेड अदर बॉडी क्वेश्चन, अदर बॉडी क्वेश्चन। ये बड़ी अच्छी बात है, वो एक जगह क्वेश्चन कंपाइल किए, ठीक है, अदर बॉडीज के क्वेश्चन भी कंपाइल किए, ये एक बड़ा अच्छा होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, और ओपन बुक है तो ओपन बुक के लिए अगर रिकमेंडेड बुक होगी वही बुक लेके जानी है जिसको आपने पूरे 6 महीने रीड किया हो। इस किताब को रीड ही नहीं किया और दोस्त के कहने पे किसी के कहने पे यार ये भी किताब ले जाता हूँ, वो हेल्प नहीं करेगी। इस किताब को मार्केट की जितनी किताबें हैं आई कैन गारंटी साथ रख के कंपेयर कर लें, किसी बुक में इतने कॉम्प्रिहेंसिव वे से ना टॉपिक कवर किया गया है, ना थ्योरी कवर की गई है, ना अदर अकाउंटिंग बॉडीज के और पास पेपर्स कवर किए गए। हाँ बाकी सब किताबों में आपको आईटेप के पास पेपर मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड तरीके से बुक है। तो मेरे कहने पे ले लें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, आप कहेंगे यार कि मैंने अच्छा लिखी, ठीक है। तो ये एक अप्रोच में अब आप चीजें याद रखिएगा। स्टडी मटेरियल हमने ले दिया जी, पैक की बुक आपने लाजमी लेनी है, पास एग्जाम क्वेश्चन इसमें शामिल है, अदर अकाउंटिंग बॉडीज के क्वेश्चन इसके अंदर शामिल है, ठीक है। और जो क्लास नोट्स हैं जो मैं लिखूंगा सारे क्लास नोट्स जो हैंड रिटन नोट्स ऑफ टीचर होंगे प्लस पैक बुक दो। हाँ पैक की बुक कराओ दो, तीसरा आपका दोस्त होना चाहिए ये 3 आपके दोस्त होने चाहिए जी, आपको मसला नहीं होगा। इसको मैं ठीक कर देता हूँ।
ये हैंड रिटन नोट्स ऑफ द टीचर ये क्लास में शेयर कर दूंगा, ये LMS के ऊपर अपडेट हो जाएंगे। LMS के ऊपर अपडेट होने में अगर सुस्ती हुई तो आप रिमाइंड करा दीजिएगा, वरना ये व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाया करेंगे। ये व्हाट्सएप लिखना था, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। बैक की बुक आप बाय करेंगे। अच्छा जी, ये जो YouTube का चैनल है ना, इसके अंदर 2 प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्लेलिस्ट का नाम है BFD और एक प्लेलिस्ट का नाम है AFM। तो आपको इन प्लेलिस्ट में बहुत हेल्प मिलेगी। मैं गाइड करूंगा आपने कौन सा जाके क्वेश्चन वहां से करना और कौन सा नहीं करना, मैं आपको गाइड किया करूंगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इसके अंदर से। दुआएं देंगे आप, कहेंगे ऐसा छा गए, ये क्या आपने बना दिया, यकीन करें। वो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन वाला काम तो आपको पता ना आपने करना है, ठीक है। लेकिन गारंटीड दे रहा हूँ, ये प्लेलिस्ट, दिस प्लेलिस्ट शुड बी योर फ्रेंड, और ये इंशाल्लाह आपको पास करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चन आएंगे जी सर, आप क्लास वाइज गाइड करेंगे किस टॉपिक से थ्योरी रीड करनी है इंशाल्लाह, और सर क्लास नोट शेयर कर देंगे, आप प्रिंट किया जा सके। हाँ, क्लास नोट पे शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसमें अपलोड भी हो जाएगा LMS के ऊपर। और उसके अलावा क्या जी, पैक बुक इज अलाउड इन एग्जाम, यस पैक बुक इज अलाउड इन एग्जाम। उसके अलावा क्या जी, आपका चैनल मोनेटाइज है भाई, मेरा चैनल मोनेटाइज है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है उस मोनेटाइजेशन का। वो शुएब याकूब का चैनल है, जन्नत मिर्जा का चैनल नहीं है जिसके ऊपर डॉलर मिलते हैं। उसके ऊपर हार्डली आप जितने बच्चे हैं आपके व्यूज आने हैं, उस पर पब्लिक ने व्यूज नहीं देखने, आपको पता ही है। हाँ, वो मोनेटाइज आया है, वो इतना अच्छा हो गया तो वो मोनेटाइज कर लिया है, लेकिन वो तो कोई पैसे नहीं है यार, वो 0 शून्य कोई पैसे नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। पैसे पाकिस्तान में यूट्यूब से पैसा वही कमा सकता है जो एंटरटेनमेंट की वीडियो बनाता है। हम क्या एंटरटेनमेंट की वीडियो बनाते हैं। अच्छा जी, हाउ टू स्टडी में डेली बेसिस पे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, लेक्चर आपने लाजमी लेना है और छोटी छोटी एग्जाम्पल लाजमी सॉल्व करें, रूटीन बनाना है। मैं आपको बताऊं एक बड़ी बात, काम की बात, आप सब आर्टिकल्स कर रहे हैं, सब कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं बिजी होंगे। एक सबसे बड़ा मसला क्या आता है ऑनलाइन क्लास, एक रूटीन सेट नहीं होती। आप कहते हैं यार कल ले लूंगा क्लास, परसों ले लूंगा, यार पढ़ाने दो सबको, मैं बाद में ले लूंगा क्लास। नहीं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं आर्टिकल्स कर रहे हैं, कहीं आप स्टक हैं, बिजी हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं, उन सबको कहें कि भाई मुझे लाइव क्लास के अलावा समझ नहीं आती। अपने बॉस को कहने सर लाइव क्लास के मैं पैसे एक्स्ट्रा दिए, मैंने पैसे एक्स्ट्रा इसलिए दिए हैं ताकि मैं लाइव टीचर से इंटरेक्शन कर सकूं। सर मुझे रिकॉर्डिंग देख, उन सबको कहते सर मुझे रिकॉर्डिंग देख के नहीं मजा आता, मैं लाइव क्लास में पढ़ूँ। आर्टिकल्स कर रहे हैं, बॉस से आपको छुट्टी मिल जाएगी, वरना आपको पता है क्लास के लिए छुट्टी को नहीं देगा। जॉब कर रहे हैं, आप कहेंगे सर अनाउंस करें, बकायदा बताएं कि सर मैं ये क्लास ले रहा हूँ, मैंने इस बार पेपर पास करना और मैं लाइव क्लास में जाऊंगा तो ही मुझे फायदा होगा, वरना मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझसे कवर नहीं होता, मुझसे 2 घंटे बैठ के लेक्चर नहीं लिया जाएगा अगर मैं अपने ऑन पे करने लगा। फायदा क्या है, जिस दिन का लेक्चर है उस दिन कवर हो जाएगा, जान छूट जाएगी, वरना लेक्चर पाइलअप होता रहेगा, पाइलअप होता रहेगा, पाइलअप होता रहेगा। मैं रिस्क पढ़ा रहा होता हूँ, बच्चे मुझसे इन्वेस्टर फिजल की बातें कर रहे होते हैं, मैं बिजनेस सॉल्यूशन पढ़ा रहा होता हूँ, बच्चे मुझसे पिछले वाले के एक क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। ना यार, आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं, आप 1.5 की स्पीड लगा के 2 की स्पीड लगा के पुराने वाले लेक्चर कवर कर रहे होते हैं, वो फील नहीं आती, वो आप जल्दी जल्दी वो आप ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, बस तुम दुनिया को बताने वाले हो गए यार मैंने सर के लेक्चर सारे कवर किए थे यार, लेकिन ना मेरा पेपर नहीं पास हुआ। घंटा तुमने लेक्चर कवर किए थे यार, 2 की स्पीड पे सुनने से आपके लेक्चर कवर होते हैं, वो आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हो, ठीक है। आप सारा दिन ऑफिस में गुजारेंगे, रात को 12 बजे आके 1 बजे आके आप कहेंगे पैक वालों को कि भाई लेक्चर अपलोड करें, मैंने लेक्चर लेना है, नहीं लिया जाएगा लेक्चर, गुजर जाएगा टाइम, और फिर आपका बॉस भी आपको 2 महीने बाद कहेगा यार मैंने तो तुम्हें कहा था लेक्चर ले लो। तो इसलिए सबको बताएं कि मैंने लाइव क्लास ली, डेली का लेक्चर डेली कवर करें। अच्छा जी, होम असाइनमेंट अगर है तो सॉल्व करनी है आपने,
उनको लाजमी अटेम्प्ट करें, होम असाइनमेंट्स के क्वेश्चन करने हैं। मैंने अक्सर चीज़ें यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर देता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन के स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे एलएमएस के ऊपर भी अपलोडेड होंगे, ठीक है। और टेस्ट में लाजमी अपेयर होना है। टेस्ट में अपेयर होने से आपको फायदा होगा कि आपको अनसीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो लाइव क्लास में पूछ लें। अगर आप माइक ऑन करके पूछना चाहते हैं मुझे तब भी बता दीजिएगा। अगर आप टेक्स्ट लिखकर पूछना चाहते हैं तब भी बता दीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना चाहते हैं तब भी बता दीजिए। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में एक स्टूडेंट पूछ रहा है और किसी को उसका आंसर आता है, आप उसको आंसर बता दें। हो सकता है मैं रिप्लाई करने में लेट हो जाऊं, कोई दूसरा बच्चा हेल्प कर देगा, वहां से उसका फायदा हो जाए। तो एक दूसरे की हेल्प करनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो मसले में है उसको क्विकली उसका सोल्यूशन हो। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच होगी जी। ये कुछ चीजें आपने डूज और डोंट हैं, देख लीजिएगा। मस्ट टेक ऑल लेक्चर्स, अपडेटेड बुक अपडेटेड है, बुक अपडेटेड है, ठीक है। सारे लेक्चर्स लेने हैं, प्रॉपर नोट्स और रजिस्टर बना लें। तो एक रजिस्टर बाय कर लें, उसके ऊपर लिखे भाई ये डीएफडी का है, उसके अंदर सारी A to Z चीजें नोट करना शुरू करें। आपकी बिलोंगिंग होनी चाहिए यार, ये रजिस्टर मुझे पास कराए। आंसर देके बगैर क्वेश्चन करना है। अपनी एफर्ट एग्जॉस्ट होने के बाद आंसर देखना है पहले। ये नहीं है कि भाई इधर मैंने क्वेश्चन खोला, अच्छा इधर मैं, अच्छा ये तो मुझे आता है, ये अच्छा ये तो मुझे आता है, ऐसे आपको सारा कुछ आता है, ऐसे तो आप चैंपियन है। नहीं नहीं, रजिस्टर नहीं लेके जा सकते, लेकिन आपने ज़ाहिर 6 महीने तो गुजारने हैं ना, तो अपने नोट्स तो बनाने हैं ना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक लिस्ट ऑफ एरर्स बनाए कि सर मैं क्वेश्चन कर रहा था मुझसे ये गलती हुई, मैं क्वेश्चन कर रहा था मुझसे ये गलती हुई, मैं क्वेश्चन कर रहा था मुझसे ये गलती हुई। तो एक लिस्ट ऑफ एरर्स बनाना। वो एक हमारे एक स्टूडेंट थे पिछले से पिछले टर्म में, उनका पेपर माशाल्लाह पास हो गया। वो लिस्ट ऑफ एरर्स से मुझे याद आ गया, वो उसको जो मसला आता था ना मुझे व्हाट्सएप कर देता था, सर ये वाला मैं क्वेश्चन करता मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये गलती हुई। उसने व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिस्ट ऑफ एरर बनाया था। मैं उसको सोल्यूशन बताया था कि भाई ये आपका सोल्यूशन है, इस तरह से आप इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ एरर बनाने का फायदा क्या होगा, जब एग्जाम के करीब जाओगे, जब मेजर मेजर टॉपिक रिवाइज करने लगोगे, आपको पता चलेगा यार मुझसे ये गलती हुई थी, मुझसे ये गलती हुई थी, मुझसे ये गलती। जब डायरी लिखते हैं ना, उसका एक लिस्ट ऑफ एरर बना, वो आपकी हेल्प करेगा कि भाई इन चीजों को लाजमी देख कर जाना। फिर सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, सारा पढ़ते जाना है, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। मोजे हमारी कौम पे नहीं होते मेरे भाई, हमारे तो मोजा तभी होगा अगर हम एफर्ट करें। मनोसलवा वाली कौम नहीं है, ये ध्यान में रखना। आंसर पर एफर्ट नहीं करना जब तक आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना करेंगे। डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना। प्रोक्रास्टिनेशन जुल्म है अपने साथ। वो क्या है जी, प्रोक्रास्टिनेशन क्या होती है, परसों कर लूंगा, अच्छा ये वाला वीक छोड़े अगले हफ्ते से, तो उसे पढ़ना शुरू कर दो। कि प्रोक्रास्टिनेशन है, डिले मत करें। डिले करते 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 आखिरी महीना आ जाना। और रमजान है जैसा, रमजान में आपको पता है चीजें थोड़ी सी टफ हो जाती है पढ़ने के मामले में, नींद बहुत आ रही होती है, पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है, अभी से, ठीक है। और अपने करियर से ज्यादा किसी भी चीज को प्रायोरिटाइज नहीं करना। आपके करियर से ऊपर कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले करियर, सबसे पहले बीएफडी, एएफआर, जो भी आप पेपर दे रहे हैं वो पेपर इंपॉर्टेंट, बाकी सारी चीजें बाद। अपने करियर के लिए थोड़ा सेल्फिश हो जाए, सेल्फिश होकर पढ़ना शुरू करें। यार मैंने बाकी सारी चीजें बाद में करनी है, मैंने पहले पढ़नी। अगर पेपर पास ना हुआ, अगर फेल होते गए, ना बॉस साथ देगा, ना कुलीग साथ देंगे। कुलीग तो सीनियर बन जाएंगे आप, दुनिया वेट नहीं करेगी कि तुम्हारा फेल हो रहा तो मैं भी अपना फेल कर लूँ। ना घर वाले साथ देंगे, ना बड़ा भाई बहन भी साथ नहीं देगा। याद रखना, फेलियर वाले को लोग ज्यादातर साथ ही देते, ज्यादा अर्सा। एक अटैम्प्ट दो अटैम्प्ट लोग आपका साथ दे देंगे, हमेशा साथ नहीं देंगे। घर वाले ताना देना शुरू कर देंगे, बॉसेज आपको ताना देना शुरू कर देंगे। तो अपने करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी चीज को नहीं रखना। मेरी रिक्वेस्ट है यार, मैं देखता हूँ
कि बच्चे करियर को से ज्यादा किसी दूसरे के काम कर रहे होते हैं, करियर से ज्यादा फैमिली के पर्सनल किसी का काम कर रहे होते हैं, करियर से ज्यादा बॉस के बैठ के काम कर रहे होते हैं, करियर से ज्यादा आर्टिकल्स में जॉब में इंटरेस्ट होता है। तो भाई ये जॉब तो तुम्हारे बगैर कोई और भी कर लेगा, तो तुम्हारे नाम के साथ एसीए नहीं ना लगा, तो लोगों ने तुम्हें इज्जत देना बंद कर देंगे, तुमसे जूनियर बच्चा आगे क्वालिफाई कर जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन है सर कोर्स टाइमली कवरेज हो जाएगी? इंशाल्लाह हो जाएगी। अक्सर सेशन लेट हो जाते हैं, प्रैक्टिस का टाइम, रिवीजन का टाइम कम होता है। नहीं, मेरा कोर्स इंशाल्लाह अप्रैल के एंड पे 100% इंशाल्लाह गारंटीड है कि कवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और इस दफा अप्रैल के एंड पे आपको पता ईद भी आ रही है, मेरी कोशिश होगी कि मैं ईद से पहले वाइंड अप करूँ, ईद से पहले वाइंड अप करूँ, ठीक है, ताकि जब आप ईद पे जाएं तो ईद के बाद आपके पास टाइम हो। अच्छा, सिलेबस हमारा ज़्यादा नहीं है, हमारा अकाउंटिंग इतना सिलेबस नहीं है, हमारा सिलेबस बहुत कम है, ठीक है। हमारा मसला है बड़े बड़े क्वेश्चंस को पकड़ना, चैलेंज लेकर उनको सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछा जी, लास्ट एडिशन ऑफ बुक राइट सुटेबल है? यस, लास्ट एडिशन ऑफ बुक सुटेबल है। आपने लास्ट एडिशन ही लेना, हम नया एडिशन ही प्रिंट कर रहे, उसी एडिशन के अंदर ही जो भी चीजें चेंज हुई हैं वो लगा के आपको दे दें, आपको बुक मिल जाएगी इंशाल्लाह। हाउ टू प्रिपेयर बीएफडी फ्रॉम द डे वन? पैक की बुक बाय करें, इट कवर्स ऑल थ्योरेटिकल एरियाज, एम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स एंड अदर प्रोफेशनल बॉडीज। इसके अलावा मैं तो वैसे इसके अलावा भी क्वेश्चन दूंगा, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको हर जगह से क्वेश्चन दूंगा और वो सॉल्व भी कराऊंगा, लेकिन आप बुक बाय कर लें काफी है। रीड स्टडी टेक्स्ट ऑफ पैक फॉर आईकैप एंड फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट। आपने आईकैप की बुक नहीं पढ़नी, आपने पैक की बुक पढ़नी है। मैंने आईकैप की बुक पढ़ ली है, मैं वहां से सारा कुछ डाल दिया पैक, ठीक है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, उमर ने सीनियर बताते हैं सिलेबस। हाँ, एक साल पहले सिलेबस ज्यादा था, अब नहीं। अब आपके नॉलेज के लिए हाफ ऑफ द सिलेबस तो खत्म हो गया ना। आप अब मे बी यू हैव हर्ड एक मैक का एरिया होता था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया होता था, आपने सुना है? मैक कहते थे उसको, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो खत्म हो गया, वो एरिया खत्म हो गया। उसमें क्या क्या खत्म होगा? बजटिंग था, खत्म हो गया। ट्रांसफर प्राइसिंग था, खत्म हो गया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था, वेरिएंस, खत्म हो गया। वर्किंग कैपिटल था, खत्म हो गया। ये सारे एरिया खत्म हो गए। क्लैश आ रहा है। अच्छा, मैं ये क्लैश वाला हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेट मी फिनिश फर्स्ट। अच्छा जी, तो आपने प्लीज ये बुक पढ़ना स्टार्ट करनी है, टॉपिक के साथ साथ पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समरी नोट्स और फ्लो चार्ट हर चैप्टर का लाजमी बना, या आप रजिस्टर भी बनाइएगा अपने, ये एंड पे बहुत हेल्प करते हैं, एंड पे हेल्प करते हैं। टेस्ट में लाजमी अपेयर होना है, टेस्ट में अगर अपेयर होंगे ना तो ये फायदा है, इट एनहेंस द एबिलिटी ऑफ रीडिंग क्वेश्चन। नए नए क्वेश्चन पढ़ोगे, अनसीन क्वेश्चन होंगे, आपको अच्छा लगेगा कि यार अब टेस्ट में तो बुरा लगेगा, पेपर में अच्छा लगेगा। क्यों? आप अनसीन क्वेश्चन को देखने के काबिल हो गए, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे, टू कंप्लीट पेपर, पेपर कंप्लीट करना सीख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर स्टेप के कुछ ना कुछ मार्क्स। मैं एग्जांपल दूं, मैंने आपको कहा यार टेस्ट में अपेयर हो, आपने कहा सर तैयारी नहीं किया, मैंने कहा यार देखो टेस्ट में लाजमी है, विदाउट प्रिपरेशन, सिर्फ लेक्चर नहीं है, प्रिपरेशन ही थी फाइनल वाला, आप टेस्ट में अपेयर हो। 10 नंबर के क्वेश्चन में आपने अपनी तरफ से सारा कुछ लिखा, जितना आपने लेक्चर में सुना था, आपके 5 नंबर आ गए, ओह आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप कहेंगे यार अभी तो मैंने तैयारी नहीं की थी तो मेरे इतने नंबर आ गए, अगर मैं तैयारी कर लेता, ओहो मैंने तो आग लगा देनी थी। ये कॉन्फिडेंस आता है। और अगर किसी ने टेस्ट दिया ही ना तो उसका नुकसान क्या है? उसको पता ही नहीं होगा कि मैं कैपेबल किस चीज का, मैं क्या कर सकता। तो अगर टेस्ट देकर नंबर रीजनेबल आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा,
अगर टेस्ट देकर नंबर रीजनेबल ना आए तो एक रेयर फैक्टर होता है, वो जाग जाएगी, शायद रेयर जाग जाए और आप पढ़ना शुरू कर दो, फायदा तो है ना। तो प्लीज ज्यादा टेस्ट दें, ऐसा नहीं कि 2-3 चैप्टर्स का 1 टेस्ट और टोटल 3-4 टेस्ट हो सेशन में। तो हर वीक टेस्ट कर लेते हैं, मैं तो आई एम ओके विद दैट। पहला पहला वीक छोड़कर हर वीक के एंड पे टेस्ट कर लेते हैं। देने भी हैं ये पहले दिन सब जोश में होते हैं, हम करेंगे, यस सर, ओके सर, डन सर। अच्छा जी, आगे बच्चे पास क्यों नहीं होते? पास ना होने की रीजन क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करते, नहीं करते बच्चे प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन। एक तो प्रैक्टिस नहीं की, दूसरा एग्जाम कंडीशन में प्रैक्टिस नहीं, ये भी एक बड़ा मसला है। एग्जाम कंडीशन कैसे आती है? टेस्ट में आती है। नॉट अटेम्प्टिंग ऑल पार्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के पार्ट नहीं किए आपने। इन प्रेप टाइम मेनी स्टूडेंट जस्ट रीड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, आंसर पढ़ लेते हो, कहते हैं यार मैं तो चैंपियन हूँ, मुझे तो आता है। दे डू नॉट ट्राई टू राइट एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो नहीं, सारे पार्ट नहीं करते, ये मसला है। नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन एज एक्सपेक्टेड बाय द एग्जामिनर, जैसे एग्जामिनर ने पूछा था वैसे नहीं आंसर देते। एग्जामिनर ने थ्योरी पूछी, आपने कहा थ्योरी छोड़ो न्यूमेरिकल कर लेते, कैसे पास होगा भाई? थ्योरी के 40 नंबर है, 40 नंबर गए तो आप भी नहीं पास होंगे। नॉट इनफ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट एरिया, पूरा पढ़ के गए थे, फारिग हो गए वहां। पैनिक इन एग्जाम, वैसे सीए के स्टूडेंट को पैनिक करना नहीं चाहिए, इतना माशाल्लाह वसी तजर्बा होता है, पैनिक के सीजन रहता है, लेकिन फिर भी पैनिक करने से भी कुछ बच्चे रह जाते हैं। पुअर एग्जाम टेक्निक, टू मच टाइम वाज स्पेंट इन अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन पार्ट एज अ कैंडिडेट हैज प्रिपेयर्ड वेल, ये बड़ा मसला है। जो आपने क्वेश्चन बेसिक तैयार किया होगा ना, आप उसको हेडिंग देंगे, लिखेंगे बना बना के, आहिस्ता आहिस्ता, यार ये तो मुझे आता है, उसको तो मैंने चैंपियन तरीके से करना है। तो क्वेश्चन आपको आता है वो जल्दी होना चाहिए, वो लेट नहीं होना चाहिए। लास्ट लाइन इज अ गोल्डन लाइन, सस्टेन स्टडी over a longer period of time is an essential prerequisite for success. हर रोज पढ़ना है 5 महीने, फिर पेपर पास हो, लास्ट वाले मंथ में पढ़ करने। तो यार छोड़ दें, एक बना ले, एक ओथ ले लें कि यार मैंने अगले 5 महीने में बीएफडी लाजमी पास कर, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। 5 महीने पढ़ेंगे, 6 महीने आपका एग्जाम है, पेपर पास होगा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन यहाँ तक है? अच्छा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस वीक हमने थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। आज क्लास है, कल क्लास होगी, परसों क्लास नहीं होगी, और कुछ बच्चे हमें और ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट कर देंगे फुल टाइम, ठीक है। और जो क्लास की टाइमिंग है अभी होगी 7 to 9, यही टाइमिंग आपको अनाउंस है। हाँ ठीक है। अच्छा, फेब में और मार्च में, बिफोर रमजान की बात कर रहा हूँ, बिफोर रमजान, फेब और मार्च में टाइमिंग थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, इसको हम बढ़ाएंगे। हर रोज नहीं, हर रोज नहीं, ठीक है, लेकिन ये टाइम होगी फरवरी और मार्च, ठीक है, फेब और मार्च की बात कर। फिर और जो अप्रैल होगा वो उसमें रमजान होगा, तो अप्रैल में टाइमिंग फिर जरा थोड़ी कम रखेंगे, अप्रैल में बर्डन भी कम रखेंगे हम। हमारा जो वो बर्डन होगा ना, वो फेब और मार्च में मैं शिफ्ट करूंगा ज्यादा, जनवरी में कम, अप्रैल में कम,
फेब और मार्च के अंदर हमारा ज्यादा बर्डन होगा, ज्यादा पढ़ने वाला काम है, ठीक है। अगर मैं फेब और मार्च में नहीं करूंगा ना ज्यादा, तो फिर अप्रैल में रमजान में चीजें पकड़ना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आप जानते हैं इस चीज, ठीक है। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन गाइस रिगार्डिंग एनीथिंग? अच्छा, आपको ऑडिट का पेपर है लास्ट डेज में? या अकाउंटिंग में? अच्छा, वो लास्ट डेज में ही है? चलिए मैं जफर साहब से बात कर लेता हूँ, आप भी कर लेंगे दफा, मैं भी उनसे पूछ लेता हूँ इसका क्या सोल्यूशन है। दिसंबर में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, वो कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको पेपर देना होगा, सॉफ्टवेयर होगा। मैंने ना एक वीडियो अपलोड की हुई है, एक क्वेश्चन है वो यूट्यूब के ऊपर मैंने अपलोड भी किया हुआ है कि कैसे पेपर उसमें सॉल्व करना है। उसमें मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया, इको एनर्जी के नेम से क्वेश्चन है। तो वो मैंने उसमें, आपको याद है ना कोविड में ऑनलाइन दिया था एग्जाम पेपर, तो वो तो अगली टाइम में कराऊंगा ना, इस टाइम में तो नहीं कराऊंगा, तो अगली टाइम में होगा। इस दफा फिजिकल पेपर होगा, इस दफा ऑनलाइन नहीं है, फिजिकल पेपर होगा। हाँ तो कोई मसला नहीं है, वो मैं उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा ना, जो भी मैं क्वेश्चन करूंगा नेक्स्ट टाइम में, तो वो मैं अपलोड कर दिया करूंगा यूट्यूब के ऊपर, ताकि आपको भी फायदा हो जाए ना, आप टेंशन ना लें इसकी। वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस सिस्टम के ऊपर सॉल्व करना हो। जिसको फिजिकल सॉल्व ना करने आते होंगे, वो सिस्टम के ऊपर भी नहीं कर पाएगा, सिस्टम के ऊपर कैसे करेगा? ठीक है जी, एनी क्वेश्चन गाइस? मैं लास्ट टाइम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहता हूँ, विल यू प्रोवाइड एनी अपडेट? अपडेट का मतलब क्या होगा? मतलब मुझे समझ नहीं आई, अपडेट का मतलब क्या है? सिलेबस तो सेम है, सिलेबस में तो मसला नहीं है कोई, सिलेबस सेम। प्रैक्टिस करना होगी, यस। जो बच्चे दिसंबर और उससे ऑनवर्ड टाइम में अपेयर होंगे और पढ़ अभी रहे हैं, मैं आपके लिए एक सेशन अरेंज कर दूंगा नेक्स्ट दिसंबर वाले बैच के अंदर, ठीक है, कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। और मेजर मेजर क्वेश्चन मैं जितने किया करूंगा, वो मैं सिस्टम के ऊपर रहा करूंगा, तब उसमें अक्सर क्वेश्चन मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को फायदा हो जाए इन फ्यूचर, ये मैं कर सकता, तो आपका कवर हो जाएगा, आप उसकी टेंशन ना। Actually, all lectures will be accessible if I take previous recording as my attempt in December, please. हाँ तो आपकी मर्जी है, आपने रिकॉर्डिंग की तरफ लेना है या लाइव क्लास में देनी है, सब टू यू। लाइव के अपने फायदे हैं, और रिकॉर्डेड में बस ये होता है आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, दिल की तसल्ली के लिए अच्छा है। तो ये है जी, मेरे पास सारा सिलेबस आ गया, पढ़ना आपने नहीं है इधर में, पढ़ना आपने आराम आराम से। लाइव क्लास का सबसे बड़ा फायदा क्या है? हर 3 दिन क्लास होगी, हर हफ्ते, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, रूटीन है। इसमें समय ये कराना है, 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 आप अटैच रहेंगे।
जैन, फेब, मार्च, अप्रैल आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या होगा, सारे लेक्चर में आ गए आपके, कोई बंदा आपके सर पे खड़ा नहीं होगा यार आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, ये हफ्ते टेस्ट देना है, उस हफ्ते ये करना है, खुद सारा कुछ करना है। अब अपने नफ्स पे तुम्हें काबू करना पड़ेगा, बस ये फर्क है। और हाँ, एक और मसला, तुम अपने बॉस को, अपने आप को, अपने घर वालों को ये नहीं कर रहा यार वो सर की क्लास है मैं नहीं छोड़ सकता, ये भी एक बड़ा मसला है रिकॉर्डेड का। तो अगर एफ प्राइस डिफरेंशियल का इशू नहीं है, मेरे ख्याल में प्राइस डिफरेंशियल शायद हो, तो लाइव क्लास लेनी चाहिए, और लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती है। हो सकता है तुमने 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद भी अगर ये छुट्टी कर ली उसकी, तो रिकॉर्डिंग वैसे बन जाएगी आपको, एक बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, कोई डिफरेंशियल नहीं है फिर तो लाइव क्लास लेनी चाहिए। अगर डिफरेंशियल नहीं है तो, अगर फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है फिर तो लाइव क्लास है, फिर तो आपको फायदा है। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन हो? एनी अदर डिस्कशन? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आज, कल से बकायदा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस वीक में स्पीड वैसे ही स्लो होगी, मैंने आपको पहले बताया है। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ज्यादा स्पीड से शुरू करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं हमने टॉपिक किस तरह से पढ़ने। हमने सबसे पहले पढ़ना है जी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फिर पढ़ना है जी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर पढ़ना है जी पोर्टफोलियो, फिर बिजनेस वैल्यूएशन, फिर रिस्क, और फिर हम लोगों ने सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ना। हमारा सबसे ज्यादा टाइम लगना है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के ऊपर, क्योंकि काफी लेंथी टॉपिक है, और बाकी एरिया के ऊपर इतना टाइम नहीं लगेगा। बुक आप ले सकते हैं, बुक अवेलेबल है, बुक तो वही है, लास्ट एडिशन ही है ना, बुक तो आप अब ले सकते हैं, बुक तो अवेलेबल है। एमएफए वाला क्या है इसमें, सोर्स ऑफ फाइनेंस। हाँ, लास्ट एडिशन मुझे पता नहीं है कौन सा था, लेकिन जो भी लास्ट एडिशन था वो ले लें, मैं कंफर्म कर दूंगा लिया आपको। हाँ, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एमएफए वाला है, लेकिन मच एडवांस वर्जन, तो मच एडवांस वर्जन। अच्छा जी, मोहित और बिलाल ने कहा जी सर 16th वर्जन, ठीक है 16th एडिशन है, 14 तो काफी पुराना है, 16 वाला ले। ये तो वैक भी था ना एमएफए में, लेकिन जाहिर है यहाँ पर एडवांस वर्जन आएगा, यहाँ सारा कुछ एडवांस वर्जन है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी इन्वेस्टर अप्रेजल से, बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है जी। आज मेरे पास स्लाइड्स हैं, कल से मैं वो हैंड रिटन बनाऊंगा, आप जरा स्लाइड्स पे गुजारा कर लें। अच्छा जी, हमारा टॉपिक है जी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या है जी, इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करना होगा, इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करना होगा, एवेलुएट करना होगा। खर्चा कर रहे हो, करना भी चाहिए या नहीं। तो हर कंपनी कुछ बड़े खर्चे करती है, कुछ छोटे खर्चे करती है। जो छोटे खर्चे होते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट शॉर्ट टर्म में आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो इन्वेस्टमेंट होती है थोड़ी अमाउंट की होती है, थोड़े अरसे के लिए होती है, बेनिफिट भी थोड़े अरसे के लिए मिलता है। ये आपने पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग में। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, बड़ी नेचर के होते हैं। डैम बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नया प्लांट या नई फैक्ट्री लॉन्च करनी है, नया कैंपस बनाना है, यूनिवर्सिटी बनानी है, स्कूल ओपन करना है। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। हर कंपनी की जिंदगी में एक कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली फेज आती है।
कंपनी कहती है एक्सपेंशन करनी है, नई ब्रांच बनानी है, कंपनी कहती है नई फैक्ट्री बनानी है, कंपनी कहती है नया बिजनेस लॉन्च करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। खर्चा भी अक्सर डिफरेंट सालों में हो रहा होता है, बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म में। अब पाकिस्तान के लिहाज से सोचो, पाकिस्तान में डैम बनाना है, 10 साल लगेंगे डैम बनाने में, उसका बेनिफिट क्या है? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक उसकी लाइफ है, तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। बिजली घर बनाना है, 3 साल, कोयले के ऊपर बिजली बनानी है, 4 साल लगेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगाने में, लेकिन उसकी लाइफ कितनी है? 30 साल, 40। हमने नया पैक ने नया कैंपस लॉन्च करना है, उसकी लाइफ कितनी है? रखे 20 साल। यूनिलीवर ने नया लक्ष्य के साथ साथ एक और नया लेट्स से एबीसी सोप लॉन्च करना, एक नई चाय की पत्ती लॉन्च करनी। आपने नई कंपनी बनाई, आपने कहा यार पाकिस्तान में लोकल पाकिस्तानी गाड़ी बनानी है। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म नेचर के, हैवी किस्म का पैसा लगना है इनके ऊपर, इनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में आएगा, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं। तो आप इनके साथ क्या अप्रेजल कर लगा दे पैसा? ओ भाई, इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट है, बिलियंस ऑफ रुपीज रिक्वायर्ड है इसके अंदर, हैवी इन्वेस्टमेंट है। और हैवी इन्वेस्टमेंट अगर फेल हो गई तो नुकसान के, तो इसके लिए बाकायदा क्या होता है? बाकायदा अप्रेजल होता है, एनालिसिस होता है, एवेल्यूशन होती है। वो आपको हायर किया जाएगा, यू विल बी द चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको हायर करके जाएंगे, भाई हमने नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, आप बताएं इसकी फिजिबिलिटी बनाएं। आप एक्सेल के ऊपर डिटेल में फिजिबिलिटी बनाएंगे, उसको कहते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग। आपकी फॉर्म में भी कुछ बंदे कर रहे होते हैं, आप जहाँ आर्टिकल कर रहे हैं, आप पूछिएगा किसी से फाइनेंशियल मॉडलिंग, तो बहुत सारे लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे होते हैं। वो ये क्या कर रहे होते हैं? एक्सेल के ऊपर डिटेल अप्रेजल्स बनाते हैं, वैल्यूएशन बनाते हैं, फिजिबिलिटी मॉडल बनाते हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारे कोर्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है हमारे कोर्स? कि ये खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो बॉक्स में देखिएगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज द वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सादा जमाने बताया सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है क्या? इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करना। आवाज नहीं आ रही गाइस? अच्छा आ रही। इसको प्लीज लिख देंगे, बिलाल साहब रीज्वाइन कर लें, somebody राइट प्लीज, इनको के रीज्वाइन कर लें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है क्या? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की अप्रेजल। अप्रेजल क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए। जैसा हम अपने घरों में क्या करते हैं? गाड़ी लेनी है ना, हम कभी अप्रेजल नहीं करते। हम कहते हैं यार यार गाड़ी नई होनी चाहिए यार, मुझे नई गाड़ी का शौक है, हम शौक की खातिर वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज। कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में शौक की खातिर नहीं इन्वेस्टमेंट करते, कंपनी बेनिफिट की खातिर, शेयर होल्डर की वेल्थ में इजाफे की खातिर नया प्रोजेक्ट करती है। कंपनी आपको हायर करेगी और कहेगी यार देखो हमने नया प्रोजेक्ट, हमने नई फार्मेसी लॉन्च करनी है, करें या ना करें, नई फैक्ट्री लॉन्च करनी है, करें या ना करें, और आप उसकी अप्रेजल कर रहे हो। बाय द वे, जो हालात अभी हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं तो सारा दिन डॉलर में डील करता हूं, आप नहीं डील करते, आपसे पूछ रहा हूं, डॉलर का रेट अभी इंटरबैंक में 227 रुपए है। क्या आपको लगता है कि 227 रुपए के ऊपर डॉलर रहना चाहिए? ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? क्या लगता है? रुपया हमारा डी वैल्यू होगा या वैल्यूएबल होगा? बताएं, एनी रैंडम थॉट। डी वैल्यू होगा, राइट? अब जरा रुकिए, अब जरा सुनिए, आपने नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, आपने नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना, उसके लिए मशीनरी बाहर से जाएगी, बाहर से आनी है उसके लिए मशीनरी।
तो अगर तुमने अपना अप्रेजल या अप्रेजल किया ही नहीं या 227 के मुताबिक अप्रेजल कर लिया तो आपका सारा कुछ गलत हो जाएगा। पाकिस्तान में तो हमारे चैप्टर की इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी इंपॉर्टेंस है, आपकी सोच होगी कैसे आप फाइनेंशियल अप्रेजल करोगे। डॉलर 227 के मुताबिक क्या है, अगर मेरा प्रोजेक्ट 250 का हो गया तब मेरा प्रोजेक्ट कैसा है, डॉलर 300 हो गया मेरा प्रोजेक्ट कैसा है। बिजली 20 रुपए पर यूनिट है तो मेरा प्रोजेक्ट कैसा है, 30 रुपए पर यूनिट है तो मेरा प्रोजेक्ट कैसा है, 40 रुपए पर यूनिट है तो मेरा प्रोजेक्ट कैसा है। सोचो अभी आईएमएफ के पास जाना है इन्होंने गवर्नमेंट ने, और आईएमएफ के पास गए तो बिजली क्या होगी, महंगी, गैस क्या होगी, महंगी। तो ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं सबको क्या होना है, जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितने बिजनेस हैं, सबको क्या होगा, बिजली महंगी और गैस महंगी होगी। बताएं लॉस। तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस तो सुपर लेवल की ज्यादा होगी। तुम्हें हायर किया जाएगा, एवेल्यूएशन करके बताओ। तुम बताओगे अगर बिजली इतनी होगी तो बजट ऐसा है, बिजली इतनी होगी तो बजट ऐसा है। सर बिजली 40 रुपए होगी ना, बजट मत करना, कि आप बताएंगे उसको। तो इन्वेस्टमेंट बजट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कुछ एग्जांपल है वेबसाइट के ऊपर जो कि आप शायद स्क्रीन पर राइट साइड में नजर आ रही होगी। इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, ओपनिंग अ फैक्ट्री, इंट्रोड्यूस अ न्यू कार इन द मार्केट, opening a hospital, opening a hotel, opening a hostel, open medical store, open power plant, ये सब एग्जाम्पल है। एक मेरे बड़े अच्छे जानने वाले दोस्त हैं, उन्होंने हॉस्टल ओपन किया। हॉस्टल तो आप सबको पता है ना, आप में से बहुत सारे लोग रहते भी होंगे। तो इतना रेंट के ऊपर आना है, इतनी सिक्योरिटी देनी है, इतने बच्चे आ जाएंगे तो मुझे इतना फायदा हो जाएगा। ओपनिंग अ हॉस्टल, ओपनिंग अ होटल, opening a hospital is also the example of investment appraisal. मैं इस्लामाबाद विजिट पे गया। इस्लामाबाद में एक बड़ा मशहूर उनका मॉल है, सेंटोरस मॉल। आपने देखा उसके 3 वो हैं बिल्डिंग के ऊपर 3 टावर है। इफ यू रिकॉल द पिक्चर, अगर आपको ध्यान में आता है तो उसमें से एक टावर के अंदर वो होटल बनाने लगे। अच्छा पहले उसमें ऊपर फ्लैट थे, नीचे मॉल है, ऊपर फ्लैट थे। अब उसमें एक वो होटल बनाने लगे। होटल का नाम है जी मूवेल बैंक। अच्छा अब वो उन्होंने जब फाइनेंशियल अप्रेजल किया, उन्होंने जब अप्रेजल किया तो उन्होंने कहा कि हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें बाहर से मंगवानी, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमें डालनी है, पर्दे, कालीन, क्रॉकरी, सब इंपोर्टेड हो गया। अब आपको पता है ना आजकल इंपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती की हुई है। तो अब वो उस सारी इंपोर्टेड चीजों को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, लोकल से, लोकल से। तो अब आप ओपनिंग का होटल की अप्रेजल के बगैर अगर आप होटल ओपन कर लें तो अगर बाद में नुकसान हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो इट विल बी अ फाइनेंशियल ब्लंडर, बहुत बड़ी ब्लंडर हो। मुझे याद है एक जाने वाले थे, एक बहुत अच्छी कंपनी है पाकिस्तान की, उन्होंने सीमेंट का एक लाइसेंस लिया। आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम। उन्होंने सीमेंट का लाइसेंस लिया गवर्नमेंट से और उन्होंने कहा कि हमने ना केपीके के अंदर एक प्रोजेक्ट ओपन करना है सीमेंट का। उन्होंने लैंड ले ली। फिर उन्होंने कहा कि हमने ना जो मशीनरी है वो हमने चाइना से नहीं मंगवानी, हमने यूरोप से मशीनरी मंगवानी। तब डॉलर होता था कोई 105-6 रुपए के ऊपर। उन्होंने फाइनेंशियल अप्रेजल की और फाइनेंशियल अप्रेजल में उन्होंने डॉलर रख लिया 120 रुपए तक का मैक्सिमम जा सकता है। तो आप जैसा भी पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होगा, जरा कमजोर पड़ा होगा। जब वो फाइनेंशियल प्लान रेडी हुआ, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि लेट्स इंपोर्ट द मशीनरी, डॉलर 170 रुपए का हो गया। अभी तो खैर किससे का लगे ना, तो उनका सारा सारा फाइनेंशियल प्लान क्या हो गया, खराब हो गया। तो भाई ये जो एनपीवी आईआरआर हम पढ़ेंगे, ये जो अप्रेजल हम करने लगे हैं, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी। अगर ये फेल हो गया हो सकता है तुम्हारा प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में लार्ज सम ऑफ मनी इन्वॉल्व है, लार्ज सम ऑफ मनी। छोटी सी गलती आपका बहुत ज्यादा नुकसान कर सकती है, बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व है इसके अंदर।
ये फ्यूचर सेलिंग का सारा कुछ। और फ्यूचर की प्रेडिक्शन 100% ठीक तो होनी चाहिए, लेकिन जो फ्यूचर को बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करेगा वो बंदा बड़ा चैंपियन माना जाएगा। सोचिए आप ईवाई में काम कर रहे हैं, केपीएमजी में काम कर रहे हैं, पीडब्ल्यूसी में काम कर रहे हैं, तुम्हारी कंपनी को ये टास्क मिला है फाइनेंशियल अप्रेजल का, यू विल चार्ज मिलियन ऑफ रुपीज। और अगर आपकी फाइनेंशियल अप्रेजल में फ्यूचर प्रेडिक्शन ठीक हो गई तो भाई आपकी इंपॉर्टेंस आप तो पकड़े नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगी। इट डायरेक्टली लिंक्ड विद द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया तो आपकी कंपनी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट आएगा, और प्रोजेक्ट शुरू कर लिया तो वो आसानी से रिवर्स नहीं हो सकता। तो इसलिए अप्रेजल करना, एनालिसिस करना, एवैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने एवैल्यूएशन नहीं की, तुमने कहा यार मैंने प्रोजेक्ट करना ही करना है, और बाद में प्रोजेक्ट फेल हो गया, वो रिवर्स नहीं होगा। इम्पेयरमेंट चार्ज करोगे तुम, वो रिवर्स नहीं होगा, बेचना पड़ेगा आपको जबरदस्ती। आपके दूसरे प्रोजेक्ट में भी आपको मसला आना शुरू हो जाएगा। और फ्यूचर से रिलेटेड है सारा कुछ। फ्यूचर को देखे बगैर ही आज इन्वेस्ट कर दिया तो क्या करोगे? अच्छा जी, और क्वेश्चन पूछा था जी सर, ये एब्सोल्युटली होगा या एस्टिमेटेड होगा? तो एरनी चांस की, ये दो दफा लिख दिया मैं एरनी चांस में, और एक हाँ, ये इन्होंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये जो अप्रेजल है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, अजम्पशन टू अजम्पशन वेरी करेगा। जिस तरह मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा यार डॉलर मुझे 250 का लग रहा है, मैं आपसे पूछूंगा उमर आपको क्या लग रहा है, आप कहेंगे सर मुझे तो 300 रुपए का लग रहा है। तो 300 के ऊपर अप्रेजल अलग होगा, 250 के ऊपर अलग होगा। अच्छा, और एरर हो सकते हैं, बिल्कुल एरर हो सकते हैं। तो सर अगर एरर हो गए तो उस बंदे को मार देंगे जिसने बनाया था, फिर वो डिस्क्लेमर लिखेगा नीचे कि मुझे लग रहा है कि सऊदीया से पैसे आ जाएंगे, आईएमएफ के साथ डील हो जाएगी, तो इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ डॉलर 250 का होगा। आप नीचे लिस्ट ऑफ असम्पशन है, हमें एग्जाम में भी लिखनी पड़ेगी, प्रैक्टिकली भी आप लिखते हैं, और आप प्रैक्टिकली सारे केसेस बताते हैं, अगर ये हो गया तो ये होगा, ये हो गया तो ये होगा, ये होगा तो ये हो गया। ठीक है, और यही तो गेम है, ये फाइनेंस का यही तो गेम है कि जो जितना अच्छा प्रेडिक्ट करता है उसकी वर्थ उतनी ज्यादा होती है। नजूमी कोई नहीं है, सब प्रेडिक्शन करते हैं बेस्ड ऑन अजम्पशन, ये होगा तो ये होना है, ये होगा तो ये होगा। ठीक है, यही तो गेम है। इसलिए तो फाइनेंस वाले बंदों की सैलरी अकाउंटिंग वाले बंदों से ज्यादा होती है। सॉरी टू से, रीजन क्या है? ये भाई वो रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, समझ गया। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कि अचानक से इन्वेस्टमेंट अप्रेजल शुरू हो जाएगा, ये कुछ स्टेप्स हैं। इसमें हमारा रोल क्या होगा वो हमने देखा, हमारे बीएफडी का, हमारे चैप्टर का रोल क्या वो देखेंगे। सबसे पहले जी आइडिया जनरेशन, आइडिया आना चाहिए। पाकिस्तान में आइडिया आता है स्टेट को, स्टेट कहता है यार मैं ये करने लगा, मेरा बच्चा जवान हो गया, मैंने इसके लिए नई फैक्ट्री ओपन कर दी। स्टेट कहता है कि यार वो एक कर रहा है तो मैं भी ये करता। लेकिन दुनिया में इसके लिए R&D डिपार्टमेंट बना हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो आइडिया जनरेट करता है। सप्लायर भी आपको आइडिया दे सकता है। लाइक मुझे याद है एक कंपनी है सियालकोट के अंदर, वो फुटबॉल बनाती है ये पूरी दुनिया के लिए, ये जो वर्ल्ड कप के लिए भी उन्होंने फुटबॉल बनाया। तो पहले ना वो हाथ से फुटबॉल बनाती है, तो जो एडिडास है, जो बायर ऑफ द फुटबॉल है, उसने आइडिया दिया कि भाई आप हाथ से फुटबॉल नहीं बनाएंगे, आप फुटबॉल बनाएंगे मशीन के ऊपर। ठीक है, उन्होंने मशीन प्रोवाइड की, उन्होंने आइडिया दिया, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। तो दुनिया में सबसे ज्यादा फुटबॉल अगर कहीं बनते हैं तो हमारे इस सियालकोट में इस कंपनी के बनते हैं। ठीक है, अब आइडिया कहाँ से आया? कस्टमर से। आइडिया सप्लायर से भी आ सकता है, आइडिया मार्केट पे कंपैटिटर से भी आ सकता है। हमने कहा सर वो कंपैटिटर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं, हम भी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाएंगे। कहाँ से आइडिया आया? कंपैटिटर बैंक ने ये कर दिया तो मुझे भी ये करना चाहिए, कहाँ से आइडिया आया? कंपैटिटर से। तो आइडिया कहीं से भी आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादातर आइडिया स्टेट को आता है। 5 आइडिया आ गए,
आज तो नहीं कर सकते हम, क्या करें, आइडियाज को शॉर्टलिस्ट करें। तो हमने स्क्रीनिंग स्टार्ट की। स्क्रीनिंग कहते हैं आइडियाज को शॉर्टलिस्ट करना। ये आइडिया हमारे प्रोजेक्ट चलने के लिए रखता, निकाल दो। पैक में आइडिया एजुकेशन का होना चाहिए। हमने कहा नहीं आपका तो गुलबर्ग में कैंपस है, रेस्टोरेंट ओपन करें, रेस्टोरेंट नहीं ओपन करा, ये निकाल देना। ठीक है, आइडिया के लिए बजट इतना था, बजट से बड़ा आइडिया आ गया, निकाल दो। स्क्रीनिंग का मतलब कहते हैं जी यस स्ट्रेटेजिकली फिट होना चाहिए आपकी कंपनी के साथ, नहीं फिट निकाल दो। ठीक है, फिर एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन में एक फाइनेंशियल एवैल्यूएशन है, ये हमारा कोर्स है, ये हमारा काम है। ये यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाएगा, कहेगा लेट्स डू द कैलकुलेशन ऑन द एक्सेल। तो भी लिख के करेंगे, प्रैक्टिकली तो एक्सेल के ऊपर करोगे। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल है, ये बीएफडी का रोल है। दिस इज आवर चैप्टर, ये हमारा चैप्टर है। अच्छा, नॉन फाइनेंशियल वैल्यूएशन वो आपका बिजनेस वाला एक एरिया ना, एक चैप्टर, एक पेपर है। ठीक है, पेस्टल एनालिसिस कर ले, पॉलिटिकली क्या है, सब सीए करेगा तो देखो। एक वो खान साहब से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि एक मुश्किल सा सवाल पूछ लिया, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हर गेंद पे ना शॉर्ट नहीं मारते, कुछ को वेल लेफ्ट कर देते। तो ये मैं वेल लेफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा, नॉन फाइनेंशियल वैल्यूएशन में आप लगाएंगे अदर फैक्टर्स लाइक पेस्टल एनालिसिस, पॉलिटिकल फैक्टर देखेंगे, इकोनॉमिक फैक्टर, एथिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर्स, ये लगाएंगे। पोर्टर 5 कोर्सेज लगा देंगे, बाकी मॉडल लगा देंगे। ये हमारा कोर्स है, दिस इज नॉट आवर कोर्स, हमने नहीं करना। ये आपका पेपर ही अलग है। अप्रूवल के लिए जाएगा सीनियर मैनेजमेंट के पास। जो छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें सीनियर मैनेजमेंट ही डिसीजन कर देगी। जो बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे उसके लिए शायद बोर्ड के पास आना है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल देंगे। डिपेंड करता है कंपनी के स्ट्रक्चर के ऊपर। बहुत सारी कंपनीज में नीचे डेलीगेट की होती है अथॉरिटी, वो डिसीजन ले लेते हैं। बहुत सारी कंपनीज में डिसीजन टॉप लेवल के लोग लेते हैं, फिर उनके पास जाता है, वो अप्रूवल देते हैं। अप्रूवल में उन्होंने कह दिया ये प्रोजेक्ट करना है, गवर्नमेंट ने कहा पुल बनाना है, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा बनाओ पुल। ये कलमा चौक पे बहुत स्मूथली ट्रैफिक जाती थी, लोग बड़े मजे से जा रहे थे, पुल बनाओ और अगले 3 महीने के लिए इनको जलील करते हैं। तो उन्होंने अप्रूव कर दिया। अब स्टार्ट होगी इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने एक कंपनी को हायर किया, और वो कंपनी जो होनी चाहिए वो प्रोजेक्ट से रेलेवेंट होनी चाहिए। अगर प्रोजेक्ट है पुल बनाना तो कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे। अगर प्रोजेक्ट है कुछ सॉफ्टवेयर डिजाइन करना तो उस पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर हो गए, उसकी फर्म हायर होगी। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर हायर होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर, उसको रिसोर्सेज एलोकेट की जाएंगी। क्या रिसोर्सेज होती हैं जी जो एलोकेट करेंगे? आप उसको टाइम बताएंगे, कितने टाइम में कंप्लीट करना है। आप उसको बताएंगे कितने पैसों में कंप्लीट करना है, ये आप बताएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर में काम करना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि तुमने प्रोजेक्ट मैनेजर को 6 महीने दिए और तुमने कहा भाई ये पैसा पकड़ो, ये टाइम दो और लेट्स मीट आफ्टर 6 मंथ। ऐसा तो वो कुछ करेगा ही नहीं। तुमने उसको साथ साथ चेक करना है, उसकी परफॉर्मेंस जज करनी है, ऑन गोइंग मॉनिटरिंग। कंपनीज में इंटरनल ऑडिट होता है ना कंपनीज में, राइट? वो इंटरनल ऑडिट इज लाइक ऑन गोइंग मॉनिटरिंग। ये इट्स मोर लाइक इंटरनल ऑडिट। साथ साथ चेक करते रहो हर महीने, बजट इतना दिया था, कंप्लीट कितना किया है इसने, कितना टाइम दिया था, उस टाइम के मुताबिक किया या नहीं किया। इससे आपको पता चलेगा कि डेफिसिट कितना है, कितने पैसे ज्यादा खर्च कर रहा है, कितने पैसे कम खर्च कर रहा है, कितना टाइम ज्यादा ले रहा है, कितना टाइम कम ले रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने या चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा 14 अगस्त को मैंने फीता काटना है, तो भाई वो फीता कटेगा भी या नहीं, क्या ऑनगोइंग मॉनिटरिंग में चेक कर रहे होते। पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट इज एक्सटर्नल ऑडिट, दिस इज एक्सटर्नल ऑडिट। प्रोजेक्ट बन गया, सब अच्छे से हो गया, अब आप एक्सटर्नल टीम को कहेंगे जाके ऑडिट करें। क्यों भाई? चेक करें वो गलतियां तो नहीं हुई, फ्रॉड तो नहीं हुआ, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दूं या ना दूं, ताकि नेक्स्ट टाइम ये गलतियां रिपीट ना हो, ताकि नेक्स्ट टाइम या अभी भी
वो पार्टी कोई और प्रोजेक्ट कर रही है तो मैं उसको बता सकूँ भाई ये गलतियां नहीं करनी कभी। So this is more like external audit. This is more like internal audit. This is the specialized job. This is the work of the owner या senior management. Idea generation R&D का काम है. Screening आप नहीं करेंगे, हमारा काम ही है financial valuation. This is the investment of it. हमारा रोल यहाँ हमने ये करना, हमारा काम ये financial valuation. ठीक है, ये फाइनेंशियल वैल्यूएशन के मेथड है जी, हमने पढ़ने हैं, ऐसा ऐसा करके हम सारे पढ़ेंगे। बेसिक मेथड में जी पेबैक पीरियड है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, रॉस, क्या आपने सुना होगा ये नाम डेफिनेटली अपनी शुरू वाली स्टडी में। इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, बहुत फेमस रेशो है। पेबैक पीरियड पढ़ेंगे, कितने अरसे में आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाए, पेबैक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रॉस या आरओआई या एआरआर, एक ही चीज के 3 नाम हैं, ये पढ़ेंगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक लेवल के, शायद पेपर में आए ना ये पढ़ना। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, द सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। आईआरआर पढ़ेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पढ़ेंगे, ये एक नया पार्ट है, मॉडिफाइड आईआरआर, मॉडिफाइड आईआरआर पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे एंड पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, एपीवी, ठीक है, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। एआरआर है जी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर है जी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दो डिफरेंट ये प्रिंसिपल है, दो डिफरेंट मेथड है, बिल्कुल डिफरेंट मेथड, ठीक है। और एंड पे पढ़ेंगे जी एपीवी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। तो ये 2 बेसिक पढ़ने हैं और ये कोई 5 एडवांस में पढ़ना, ठीक है। आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, एआरआर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, पढ़ने हैं अभी तो डिफरेंस सीख लोगे। पेबैक क्या कहते हैं जी, कितने अरसे में आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूरी हो, पढ़ना है हमें पेबैक में, कितने अरसे में इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूरी हो, ये सारे पढ़ने हैं बाय द वे, 1 to all सारे पढ़ने। अच्छा, जो 25 नंबर का क्वेश्चन आना है, वो अभी तक जो सबसे ज्यादा टेस्ट हुआ है वो एक एनपीवी, इनके ऊपर ज्यादा टेस्ट। आईआरआर शायद किसी पार्ट में पूछ ले, लेकिन एनपीवी, एमआईआर, एपीवी ये वो बहुत पूछ, सबसे ये पूछ। ये ऐसा नहीं है कि कल की क्लास में तीनों कवर हो जाएंगे, नहीं, महीना लगना है ये सारा कुछ कवर करने में। इन्वेस्टर ब्रदर में 2 क्वेश्चन आने हैं 40 नंबर के करीब, 40 से 50 नंबर के, सबसे ज्यादा टाइम इस पर लगना है। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है तो बताएं। कल क्लास होगी इंशाल्लाह, परसों नहीं होगी क्लास, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम लोग जरा सुपर और वे में इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे फुल टाइम, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास थी, इंट्रोडक्शन के ऊपर फोकस ज़्यादा था और थोड़ा सा मैंने पढ़ाया है। कल से इंशाल्लाह इन मेथड से स्टार्ट करेंगे, एआरआर पढ़ लेंगे, पेबैक पढ़ लेंगे और फिर एनपीवी से ऑनवर्ड्स हम लोग इंशाल्लाह शुरू कर देंगे पढ़ना। तो आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता दें। हाँ, मैं जितना हम पढ़ लेंगे ना कल तक मैं आपको शेयर कर दूंगा नोट्स, जब हम कल तक पढ़ लेंगे मैं नोट शेयर कर दूंगा। ये स्लाइड्स डेफिनेटली मिल जाएंगी, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, ये स्लाइड्स कुछ देर में आ जाएंगी। अच्छा, एक चीज डिसाइड कर लेते हैं, पहला वीक छोड़कर हर सैटरडे को टेस्ट होगा, राइट? ये संडे आपको सैटरडे ऑफ, आप सैटरडे को भी टाइम होता है ना आप लोगों को?
सैटरडे को टेस्ट अपलोड होगा और संडे तक का सबमिटिंग का टाइम होगा सबमिशन का। ठीक है, रूल बना लेते हैं ना कि वही चलता है। नहीं संडे, मंडे वाला कोई सीन नहीं है, तो पूरा हफ्ता मिल जाएगा। कुछ किसी बात पे तो एग्री करें ना। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, फैमिली टाइम होता है। नहीं उमर, वो इतना बड़ा टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट शॉर्ट होंगे, बड़े वाला टेस्ट नहीं होगा। बड़े वाला जब टेस्ट होगा ना, वो एक एरिया खत्म करने के बाद होगा। एक एरिया खत्म होगा ना, फिर जब पूरा खत्म होगा, मैं कहूँगा यार महीने बाद एक बड़ा टेस्ट कर लेते हैं, आप खुद कहेंगे बस। फैमिली टाइम होता है, सीए कर रहा है, फैमिली टाइम कौन सा होता है भाई? चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना तुमने, और सीए ना किया तो फैमिली वालों ने वैसे बहुत दलील करना है, तुम दफ्तर ही याद करो। मेजोरिटी सीए बेचारे क्यों वो बन जाते हैं, तबलीग पर क्यों निकल जाते हैं? हाँ तो क्यों, रीजन क्या है? यही रीजन है। वो घर वाले तंग ही इतना करते हैं, वो कहते हैं यार अल्लाह से दिल लगाते हैं। तो घर वाले क्यों तंग करते हैं? वो पढ़ोगे तो बेचारे तंग नहीं करेंगे ना, मोहब्बत देंगे, प्यार करेंगे। तो ये डन है भाई, ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा टेस्ट शॉर्ट होंगे, शॉर्ट टेस्ट होंगे, टेंशन आनी इंशाल्लाह। व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है जी, व्हाट्सएप ग्रुप है 23 के नाम से, ये है। अच्छा मैं कुछ और भी डिटेल दे देता हूँ, अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो वैसे तो मेरा नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, लेकिन देख लेना, आपको शायद वो ढूंढने में मसला हो। तो दिस इज माय नंबर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि भाई वो 2 प्लेलिस्ट लाजमी देखनी है, वो देख लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर। उसमें मतलब आप देख लें उसको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई ये मैंने फॉलो करनी है। अभी 6 महीने आपने लाजमी उसको फॉलो करना है। और इसके अलावा ईमेल भी देख लें, ईमेल वैसे ऐसे काम तो नहीं आएगी आपको, लेकिन लेट्स से अगर हाँ भाई, हो सकता है ना आपके पास तो मेरे लिए जॉब ऑफर हो, तो मैंने सीवी भेजनी हो आपको, तो ये ईमेल काम आ जाएगी, ठीक है। कोई और क्वेश्चन है किसी का? प्लेलिस्ट मैंने बताया था अभी कि यूट्यूब पे जाएंगे आप, तो ये मेरा एक चैनल है, इसके अंदर 2 प्लेलिस्ट आपने नजर रखनी है, अभी नहीं, आज कुछ नहीं करना, ठीक है। आज बस ये चैनल खोल के सब्सक्राइब, बेल आइकन, और क्या होता है, कुछ और भी था एक, पता नहीं जेल से निकली है, शेयर, शेयर, ये करना है। नजर में आप ये 2 लिस्ट रखनी है, आपके लिए रेलेवेंट ये दोनों लिस्ट। और प्लीज प्लीज खुदा का वास्ता है बुक खरीद लेना। टैग की बुक भी 2 हैं, ये टीचर का नाम लिखा होगा, ये वाली खरीदनी है। ठीक है, नहीं यार, ये आप मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको फायदा होगा। वो लास्ट टाइम वाला एडिशन है, अगर आपको वैसे मिल जाता वैसे ले लें, लेकिन ये आप मेरे कहने पे पैसे लगा रहे हैं। एडमिशन आपने अपने कहने पे किया, ये आप मेरे कहने पे पैसे लगा रहे हैं, इंशाल्लाह दोनों इन्वेस्टमेंट आपको पे ऑफ करेंगे, ये इंशाल्लाह गारंटी है। जब हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे होंगे,
आखिरी हमारी क्लास होगी। तो मैं दावे से कह सकता हूँ एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि सर मेरी तैयारी नहीं है, या मैं खुश नहीं हूँ, या मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सेटिस्फेक्शन देना मेरा काम है, ठीक है, टीचर का काम होता है, पढ़ना आपका काम है। दोनों इंशाल्लाह मिलेंगे तो बेहतरीन काम हो जाएगा। हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, और फिर हम लोगों ने सीक्वेंस से इंशाल्लाह आगे मूव करना। आप बुक ले लें, नेक्स्ट वीक तक जब भी आपके पास टाइम हो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपने बुक में कौन सा एरिया, कौन सी फ्री कब पढ़नी, ठीक है। अगर उसके अलावा मैंने कोई मटेरियल देना हुआ तो मैं आपसे वैसे ही शेयर कर दूंगा, ठीक है गाइस। अपना कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछ लें, नहीं तो हम आज वाइंड अप करते हैं, कल इंशाल्लाह हम इसको फिर प्रॉपर स्टार्ट करें। है कोई क्वेश्चन है? इज देयर एनी क्वेश्चन? चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।